सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਂਤ स्वागत करता हाँ AD4 IAS ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि आपां नूं की अधिकार है, अपने कोल की हक ने जो आपां नूं कॉन्स्टिट्यूशन दिंदा है, जो आपां नूं भारत का संविधान आपां नूं की हक दिंदा है। हुण ये जिहड़े फंडामेंटल राइट्स ने, ये जिहड़े हक ने, इन्हां दा फायदा की है, ऑब्जेक्टिव की है। आपां पिछली क्लास च डिस्कस कीता सीगा कि एक वर्ड जिहड़ा रिपब्लिक सीगा कि वो डेमोक्रेसी दी पावर नूं लिमिट करदा है। वो पावर लिमिट किद्दां हुंदी है? ये सारे हक ने जिहड़े वो डेमोक्रेसी दी पावर नूं लिमिट करदे ने। जिहड़े मतलब कि मैं तुहाडे नाल एग्जांपल डिस्कस कीता सी कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आके बाहर एक खड़ा होकर कह नहीं सकदा हाँ बई सारे पैसे कट बई आ गड्डी मेरी है मैनू दे बई। इदां दी कोई तानाशाही नहीं चल सकती। क्यों? अपने को कुछ हक ने, ये हक आपदे आप च बहुत ज्यादा सुपीरियर ने। ये एक एहो जी चीज ने जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन नूं एक तरीके नाल बहुत ज्यादा सुपीरियर बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ਇਹਦੇ ਚੋਂ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ बड़े ईजीली एक्सपैक्ट कर सकते हो कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਤੋਂ 2 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन बेसिक होंगे जो आप चैप्टर हो जाऊगा, जब अपना फंडामेंटल राइट्स हो जाऊगा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करांगे, बड़े इजीली होंगे अपने। ठीक है, चलो फंडामेंटल राइट्स बेसिक द पार्ट डिस्कस करते हैं। सब तो पहला है कि फंडामेंटल राइट्स लिते किथों गए। जेडे अपने कॉन्स्टिट्यूशन च फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए दे कॉन्स्टिट्यूशन तो लिते गए ने। यूएसए दे कॉन्स्टिट्यूशन च एक बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया गया सी 1700 दे टाइम च। बिल ऑफ राइट्स ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ यूएसए ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? यूएसए ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿੱਤੇ। ਨਾਓ obligations ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ obligation ਨੇ, वो एक तरीके दा भार ने भी स्टेट दे उपर, गवर्नमेंट दे उपर एक भार ने कि भाई तुहानू ये करना ही पैना है। तुहानू नॉर्मली तुसीं की देखोगे कि जो आप स्टेटमेंट पढ़ांगे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन दियां, उहदे च की देखोगे तुसीं कि ये लिखा हुआ द स्टेट शॉल नॉट, स्टेट नू ये नहीं करना चाहिए। नॉर्मल सारे कॉन्स्टिट्यूशन सारे फंडामेंटल राइट्स। तो एक तरीके दे ये है नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। ऑन द अदर हैंड अपने वास्ते फायदे की गल है क्योंकि अपने हक बच रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये अपने ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द सिटीजन। हुण जिद्दां आपां प्रीएम्बल दे लीगल स्टेटस की गल कीती सी, इहदा भी लीगल स्टेटस देख लैंदे आ कि पहला एदे बेसिस ते कानून बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एदे बेसिस ते आपां नूं न्याय मिल सकता है, जे मान लो कल नूं वायलेट हुंदा है तो हाँ बिल्कुल कोर्ट न्याय देऊगा। तां ये फंडामेंटल राइट्स इदां दे हक ने जिन्हां दे बेसिस ते अपने कानून भी बन सकता है, उन्होंने एनफोर्स भी कर सकते हैं, उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं ते जस्टिस न्याय भी लै सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स नॉर्मली तुसीं देखोगे दो तरह के। एक अपने कोल होगा पॉजिटिव राइट्स, एक होंगे नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव ते नेगेटिव दो तरह के राइट्स होंगे। पहला अपन नेगेटिव डिस्कस करते हैं। नेगेटिव राइट्स आर दोज राइट्स विच आर बेयर मिनिमम। जिद्दां तुसीं गड्डी लैण गए,
ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀਟ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਡੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਈਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਰੂਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਐਲॉय ਵੀਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ these are bare minimum negative rights। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਉਹਦਾ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ। ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਹੁਣ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਈਟਸ, ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਨਰੂਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲੱਸ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 18। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਐਂਡ 22। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ आर्टिकल 20 22 है जिहड़ा 21 नहीं है, 20 एंड 22 है, ध्यान रखियो ये चीज। राइट टू पर्सनल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी शेड्यूल। सारे ये ओवरव्यू है, बर्ड्स आई व्यू है, बर्ड्स आई व्यू ओवरव्यू। हुण आपां एक एक आर्टिकल नूं डिटेल समझदे हां। पहला देखो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 12 to 35 ਹੈ। they are article 12 to 35, they are mentioned in the part 3 of the constitution। part 1 ਕੀ ਸੀ? part 1 united territory, part 2 citizenship, part 3 is fundamental rights। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 14 ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਮਝਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਊਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। कहता गवर्नमेंट या स्टेट वर्ड का मतलब की होगा, स्टेट का मतलब वो भी होगा कि मान लो कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई होर अथॉरिटी है जिहड़ी टेरिटरी ऑफ इंडिया च काम कर रही है, जिहड़ी टेरिटरी ऑफ इंडिया च काम कर रही है प्लस गवर्नमेंट दे अंडर काम कर रही है, वो सब सरकार का पार्ट होगा। इन्होंने स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 च दिती क्यों? क्योंकि अगे जाके जिन्ने भी आर्टिकल्स आप पढ़ांगे ਉਹਦੇ ਚ स्टेट शॉल नॉट, स्टेट शॉल नॉट वर्ड है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ स्टेट ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेट ਦਾ मतलब ही नहीं पता होगा तो समझ कित्थों आऊगा।
ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ यूनियन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, लोकल प्लस लोकल अथॉरिटी, कोई और अथॉरिटी जिदा लोकल आ लिखा, अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हुण इंडिया की टेरिटरी का मतलब की है, जिथे इंडिया का कानून लगूगा वो इंडिया की टेरिटरी है और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities with the territory of India or under the control of government of India। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਰਗਨ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਆਰਗਨ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जुडिशरी दे दो फंक्शन होंगे ने, बड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा ये चीज, अपने डिटेल की कम दी चीज नहीं है। जुडिशरी का एक होंदा है फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, कि भाजी पैसे आ गए ने हुण एसी लवाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एक होंदा है जुडिशियल फंक्शन, जेड़ा मेन फंक्शन है जुडिशरी का जजमेंट देना, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ठीक है, बट फिर भी जस्ट बिकॉज थोड़े दिमाग च कोई इदा दे क्वेश्चंस ना पैदा हो, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही होंदा है कि बच्चे तो जिन्ना हो सके उन्ना मैं कवर करता, बट मैं ज़्यादा डेप्थ भी नहीं जा सकता क्योंकि थोड़े सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाऊगा। बट जेड़ा आप इत्थे डिस्कस कर रहे थोड़े सिलेबस तो एक स्टैप ऊपर ही मैं कर रहा, ये समझ के कि कल नूं कोई आपां रिस्क ना लईए, कल नूं कोई इदा दा क्वेश्चन आंदा जो सारियां वास्ते टफ होवे तो अपने वास्ते ईजी होवे। ठीक है, ये चीज़ का मजा ही कुछ होर होता है। ठीक है, जो पेपर तो बाहर निकल के आप कहने कि भाई सारे कहते हैं यार ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा टफ सी, अपने फेस ते स्माइल आप अंदरों अंदरों हस रहे होंगे यार ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन सी, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए सी, इधर की फीलिंग हो फिर मजा। चलो आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 दे सारे मैं क्लॉज 1 2 3 नहीं पढ़ूंगा। आर्टिकल 13 का सिर्फ एक क्लॉज जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा जो अपने सिलेबस वास्ते इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे जो लॉयर लूअर एडवोकेट ने उन्होंने वास्ते इंपॉर्टेंट, अपने वास्ते कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। चल देखियो इधर क्लॉज 2 की गल करूंगा मैं। क्लॉज 2 कहता है कि नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट नू वायलेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब की है कि दिस इज द आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। दिस इज द आर्टिकल which justifies the statement that the constitution is supreme and it makes the fundamental rights or so called part 3 of the constitution supreme, not whole of the constitution supreme। ये सिर्फ ते सिर्फ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम करता है, ये सिर्फ ते सिर्फ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम करता है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं करता है। बट ओवरऑल देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सारे कानूनों नालों फिर भी सुप्रीम ही है, क्योंकि उन्होंने चेंज करने वास्ते ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇसेस नहीं, कुछ केसेस स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होंगे, मैक्सिमम ऑफ द केसेस स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होंगी। ठीक है, चलो तो ये हुआ, देखो द स्टेट शॉल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall to be extent of the contravention be void। ठीक है, आप अंग्रेजी नहीं जाना, तुसी बस इतना समझ लो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की कहता है नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल, क्योंकि मैं एक एक वर्ड उत्ते समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फाइन, वो फिर टाइम तो लग जाएगा, अपन समझ आ जाएगा, बट वो समझ दी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट।
ਆਰਟੀਕਲ 13 ਕਲੌਜ਼ 2। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲ 13 ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਦ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। डिनाई टू एनी पर्सन, एनी पर्सन कौन हो सकता है, एक सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। तो ये केड़ा राइट होया, आर्टिकल 14 नेगेटिव राइट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ पहला जेड़ा आपां समझना है। सेकंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपां नूं पता है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया की है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज जिथे इंडिया दे कानून लग सकते हैं। So it is a negative right first, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਓ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ, क्षत्रिय ने भी वही सजा, वैश्य ने भी वही सजा, तो शूद्र ने भी वही सजा। सेम इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। सब लोग कानून के सामने इक्वल रहेंगे, सब। हाँ, कुछ केसेस थोड़े जो डिफरेंशिएशन रहूगा। हुण इक्वालिटी बिफोर लॉ सामान्यतः जो ये गल करता है वो तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की भी गल करता है। हुण एक आर्मी परसन है, एक ड्राइवर है, एक आर्मी ने फायरिंग करते किसी को गोली लग गई, किसी सिविलियन को गोली लग गई। ऑन दी अदर हैंड एक ड्राइवर ने किसी के उपर गड्डी चढ़ाती, पर के दोनों केस मौत हुई है, सेम बच्चे की मान लो डेथ हुई है, पर आर्मी वाले परसन को घट सजा मिलूगी, ड्राइवर है ज्यादा सजा मिलूगी। क्योंकि मान लो ड्राइवर जो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा सीगा, क्योंकि आर्मी वाले केस च ये उहदी ड्यूटी का पार्ट है कि वो फायरिंग कर रहा है, लेकिन ड्राइवर वाले केस च ड्रिंक करके ड्राइव करना वो ड्यूटी का पार्ट नहीं है। ये भी इक्वालिटी ऑफ लॉ ही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून दे सामने सब लोग इक्वली प्रोटेक्ट किए जाएंगे। जिदा मान लो वीक बच्चा होंदा है क्लास कोई, नॉर्मली टीचर क्या कहता है कि बेटा पहले तो तू आगे आ गया, बैठ जा, पहले तो अगे आ जा तू, क्योंकि तू पिछे तू बैठेगा तो शरारता करेगा। दूजी गल, मान लो वो जिहड़ा वीक स्टूडेंट है उसका IQ इन्ना स्ट्रोंग नहीं गा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ टीचर एक्स्ट्रा क्लास भी लाता। दो बच्चे, एक दा IQ घट, एक दा IQ ज्यादा, दोनों वास्ते पहला सेम क्लास लगी, लेकिन जिहड़ा घट IQ वाला बच्चा है उन्होंने नहीं समझ आई, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक्स्ट्रा क्लास लगी, उन्होंने इक्वली प्रोटेक्ट किया। तो जिहड़े जिहड़ी कास्ट ने, जिहड़ी कम्यूनिटी है पिछले कुछ सालों तो, हज़ारां सालों तो, पिछले हज़ारां सालों तो वो एक्सप्लॉइट होंदे आ रहे हैं, तो उन्हां वास्ते रिजर्वेशन आर्टिकल 14 आपां नूं दसदा है कि रिजर्वेशन क्यों होनी चाहिए है, बिकॉज देयर इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस, ठीक है। ये मतलब है, मतलब जानना अपने वास्ते नहीं जरूरी, बट आपको इन्ना पता होना चाहिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किहड़े आर्टिकल च हुंदा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ किहड़े आर्टिकल च हुंदा है, आर्टिकल 14 च हुंदा है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जिहड़ी गल करदा है वो कहता है कि विकतर नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। किस बेसिस पे? कुछ स्पेसिफिक बेसिस पे। केड़ा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सिर्फ ते सिर्फ इस बेसिस पे तुसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। आ गया ना इत्थे पॉजिटिव राइट है, देखो दिस इज अ पॉजिटिव राइट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। ये जेड़ा डिस्क्रिमिनेशन किथे किथे नहीं हो सकता, मान लो किसी शॉप च जाना है, पब्लिक रेस्टोरेंट पे आप जाना है, होटल च जाना है, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जाना है,
कोई वैल यूज करना है, टैंक यूज करना है, ब्रीथिंग गार्ड यूज करना है, ਇਹਦੇ ਚ अपना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सिर्फ ते सिर्फ किस बेसिस ते? ओनली, वर्ड देखो, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम। ठीक है, अगे ਜਿਹੜੇ क्लॉजेस है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ਜਿਹੜਾ एससीज ਨੂੰ, एसटीज ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी ਨੂੰ रिजर्वेशन मिलता है, वो भी ਇਹਦੇ ਚ ही मिलता है, आर्टिकल 15 ਚ मिलता है। आ लिखा है ਜਿਹੜਾ EWS ਦਾ रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ਚ, वो भी इथों ही मिलता। ठीक है, आर्टिकल 10 आ देखो इतने लिखा होगा, EWS लिखा होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिहड़ा रिजर्वेशन है वो इत्थे ते तुसी नॉर्मली देखा होगा कि विमेन वास्ते हमेशा सीट रिजर्व होंदी है, पर आर्टिकल 15 तक गल कहंदा कि तुसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, तो तुसी सैक्स दे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। बट वुमेन वास्ते स्पेशल प्रोविजन की जिहड़ी गल है वो भी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 च गल की गई है। ठीक है, तो जिहड़ा आर्टिकल उस डिस्क्रिमिनेशन नूं रोकदा है, वही आर्टिकल कुछ एक्सटेंट तक डिस्क्रिमिनेशन की गल करदा है, बट दिस इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि ये वुमेन 17th 18th सेंचुरी उन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन से है, तो वो सोसाइटी के बराबर आ सकन, उन्होंने वास्ते स्पेशल प्रोविजन है कुछ। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन ते चिल्ड्रन वास्ते डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 आपस गल करता। तुसीं आराम नाल बैठ के पढ़ सकते हो, जो तुसीं एक पूरा लेक्चर सुन लोगे तो एक एक आर्टिकल बड़ी इजीली पढ़ सकते हो, तुहानूं समझ आऊगा। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 16 जिहड़ी गल करदा है वो गल करदा है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे तुसी एम्प्लॉयमेंट जिहड़ा है रिजर्वेशन की गल करूंगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इत्थे की है? रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जदों सरकार दी वैकेंसी या सरकारी नौकरी वास्ते वैकेंसी निकलूगी, उदों इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाऊगी। उहदे च भी यही मैंशन है, एससीज, एसटीज, ओबीसी वास्ते रिजर्वेशन कर सकते हो, EWS वास्ते भी तुसी रिजर्वेशन कर सकते हो जदों गल होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। तो 15 ते 16 की फर्क है, उत्थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्पेसिफिकली गल की गई है, इत्थे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वास्ते गल की गई है। दोनों चीज़ां रिजर्वेशन की ही गल करदियां ने, दोनों चीज़ां डिस्क्रिमिनेशन नूं हटाउण दी ही, वो तो डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली हटाउण दी गल करदी है, बट रिजर्वेशन भी ये सिर्फ रिजर्वेशन नूं सपोर्ट करदी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आ देखो ऑल सिटीजन्स पॉजिटिव राइट्स, फाइन। नेक्स्ट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अछूत है ना, जिहड़ी अनटचेबिलिटी है उन्होंने एबॉलिश किया होया, वो अनटचेबिलिटी है, इट शैल बी अ ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो जिहड़ा अनटचेबिलिटी है, अछूत नूं जिहड़ा आपां एबॉलिश करन दी गल कीती है, वो किहड़े आर्टिकल च कीती है? आर्टिकल 70 अछूत बारे तुहानूं पता ही है, इहदे च कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law। तो जे तुसी untouchability करोगे, untouchability की बेसिस तुसी exploitation करोगे, तो वो होगा अपना offence punishable in accordance with the law। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब ये है कि मान लो तुसी राजपूत हो, है ना, तुसी जट हो, तुसी जाट हो, ये बेसिस ते थानू कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलूगा। ये कोई टाइटल नहीं है, ये टाइटल्स नू सरकार टाइटल नहीं मनती है। जेड़ा सरकार टाइटल दूगी वो सिर्फ दो बेसिस ते दूगी, एक मिलिटरी दे बेसिस ते, एक अकैडमिक डिस्टिंक्शन ते। ठीक है, जिद्दां तुसी MBBS कर ली, उस तो बाद MD कर ली, MBBS करके भी तुसी डॉक्टर ला सकते हो। इंजीनियरिंग तुसी BTech कर ली, इंजीनियरिंग ला सकते हो कि मैं इंजीनियर हाँ जी, है ना। तुसी PhD कर ली किसी सब्जेक्ट, तुसी की ला सकते हो, डॉक्टर ला सकते हो। तो अकैडमिक डिस्टिंक्शन के बेसिस ते तुहानू टाइटल मिलूगा, तुहानू मिलिटरी दे बेसिस ते तुहानू टाइटल मिलूगा। होर किसी टाइटल नू भारत की सरकार रिकोगनाइज नहीं करती है।
कोई टाइटल नो नहीं। जे तुसी किसी बाहर दी गल कर रहे जे तुसी किसी बाहर दी कंट्री तो टाइटल लेना है, तुसी कोई पहली गल तो सिटीजन टाइटल एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। टाइटल किसी बाहर दी कंट्री तो तुसी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲਸ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੱਟ, ਜਾਟ ਵਗੈरह, ਇਹ ਸਭ ਟਾਈਟਲਸ ਨੂੰ सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਫਰੀडम। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਫਰੀडम ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਰੀडम ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, all citizens, all these are positive rights। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ कि अपने प्रीएम्बल अपना प्रीएम्बल इज समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਚ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰੀडम ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਲਿਖਾ ਹੈ फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, सारे फ्रीडम ही ने, सारे फ्रीडम है, बट लिबर्टी ਤੇ फ्रीडम ਦਾ डिफरेंस ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। फ्रीडम ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਚ ਇਹਦੇ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 2 ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਲੌਜ਼ 3 ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਲੌਜ਼ 4 ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਹਾਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਫੇਮ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ, ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਕੇ, ਨੱਚ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਪੋਇਮ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼, ਬਟ there are some restrictions। और जिदा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ਦੇ ਜਿਹੜੇ restrictions ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 2 ਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ restriction ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 3 ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀडम ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 1 सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी है, सी है, डी है, ई है, एफ हटा दिता गया है ते जी है। ध्यान रखियो, एक कंफ्यूज करनगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 1 ਚ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ 2 ਚ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਪੀਸੇਬਲੀ ਹੈ, 19 1 ਦੇ ਹੀ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੌਜ਼ 2 ਚ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕਲੌਜ਼ 3 ਚ ਇਹਦੇ 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਟ restrictions, ਉਹ restrictions ਹੀ ਇਹ freedom ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? liberty, ਜਿਹੜਾ preamble ਚ mentioned ਹੈ, right। to assemble peaceably and without arms, ਅਸੀਂ assemble ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ protest ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, assemble ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, peaceably, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ protest ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ strike ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ strike ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ strike ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ strike 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਮਸ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪ, ਉਹ ਸ਼ੋਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
कि भाई अज तो आप कंपनी बना ली भी अपना आटा बेचने वाली कंपनी है जी, अपना जैकेट की कंपनी है जी, अपना बूट बेचने की कंपनी है जी, है ना, कंपनी बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो। नॉर्मली तुसीं देखिया होगा कि यूनियन होंदी भी है, हर किसी की अपनी अपनी यूनियन होंदी भी है, ठीक है। तो यूनियन बना सकते हो, एसोसीएशन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, बट ऐदा दी यूनियन ना होवे कि साडी यूनियन हैगी है जी, असी टैररिस्ट है जी, साडी टैरर दी यूनियन है। It should not harm the sovereignty integrity, it should not harm the public order, ऐदा दी यूनियन हो। Reasonable grounds of restriction to move freely throughout the territory of India, तुसी territory of India च freely move कर सकते हो, तुहानू कोई नहीं रोकण वाला, बट ऐदा नहीं कि तुसी कहो कि तुसी सिविलियन हो, तुसी मिलिटरी ऐसी फ्रीली मूव कर सकते, तुसी मिलिटरी एरिया घूम के आना, नहीं जी, पता थोड़ी है हुण किसी नूं थोड़ी पता तुसी सिविलियन हो, तुसी बाहरों आए हो, ऐसे करके सिविलियंस नूं अलाउ नहीं किया जाता मिलिटरी एरिया। यू कैन मूव फ्रीली बट रिस्ट्रिक्शंस, मिलिटरी एरिया तुसी फ्रीली नहीं जा सकते, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी की गल है। तुसी प्रेसिडेंट हाउस ऐदा नहीं चलते चलो जी घूम के आने, ऐदा नहीं कि सरकार अपनी मीटिंग कर रही है, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, घूमते घूमते आ गई जी मेरे को फ्रीली मूव है जी, मैं जा आ सकता। ग्राउंड्स ऑफ रिस्क टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, तुसी किथे भी रिजाइड कर सकते हो, किथे भी सेटल कर सकते हो, घूमन जाने हो लेनी हो 10 दिन वास्ते और लै सकते हो, तुसी होटल लै सकते हो, कमरा रेंट ते लै सकते हो। हाँ, हिमाचल वर्गी जगह बड़ी सेंसिटिव जगह है, इस करके उत्थे तुसी घर अपने नाम नहीं लै सकते, रेंट पे तुसी जाके रह सकते हो, अपने नाम से जमीन नहीं लै सकते, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा उत्थे पॉपूलेशन होगी तो कल नूं कोई भी नैचुरल कैलेमिटी आने के चांसेस है, तो वो चीज़ को देखते हुए असीं रिस्ट्रिक्शन लाया हुआ है, ठीक है। तो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन है जिसका पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, बड़ा रैशनल जा कारण, बड़ा मतलब जिहदा कोई मतलब निकलता, बेवकूफी वाला कारण नहीं गा। ये है आरटीएफ सीगा, राइट टू प्रॉपर्टी सीगा, ये आप हटाता होया, ठीक है, 86 है ना, 44th सॉरी, ठीक है। टू प्रैक्टिस एनी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। तुसी कोई भी ऑक्यूपेशन, तुसी किद्दां दा कोई भी काम कर सकते हो। तुसी नॉर्मली देखिया होगा अपने कोल ऑप्शन हुंदा है कि आपां बच्चे नूं तैयारी किस चीज़ की कराइए जी, डिफेंस की कराइए जी, अपने सिविल सर्विसेज की कराइए जी, किस चीज़ की तैयारी कराइए, तो वो की अपने कोल की राइट है, वो यही तो राइट है कि यही राइट है जो अपना अपन हक दिंदा कि आप बच्चे नूं आप किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। पर ऑक्यूपेशन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ऑक्यूपेशन ऐदा दा नहीं कि तुसी हुण बिना गल तो ही तुसी मतलब पिस्टल्स वगैरह बेचण लग गए, तो सानूं लाइसेंस चाहिए। अज तो जी आप काम स्टार्ट किया जी, अपना धंधा स्टार्ट किया जी, चरस गांजा बेचांगे, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इदां दे काम नहीं, कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो, तुसी ऑक्यूपेशन कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो, तुहाडी मर्जी, बट इंडिया की सोवरेनिटी नूं, इंडिया की इंटीग्रिटी नूं, पब्लिक ऑर्डर नूं, मोरैलिटी नूं हार्म नहीं करना चाहिए। चलो नेक्स्ट, नाउ राइट टू जस्टिस, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 की कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मान लो तुसी कोई गुनाह करता है ना, ऑफेंस करता तुसी कोई, तो थानू सज़ा ना सुनाई दी जाए, जो तक तुहानू सज़ा सुनाई दी सुनाणगे, कन्विक्ट करनगे कि थानू गिल्टी प्रूव करनगे, उहदे वास्ते तुहाडे कोल की राइट्स ने कि जिहड़ा तुसी जुर्म कीता या नहीं भी कीता, उहदे रिगार्डिंग जिहड़ा थानू गिल्टी प्रूव किया जाऊगा जज कोर्ट च, उहदे रिगार्डिंग थानू की प्रोटेक्शन ने। पहला मान लो कि अज यदि फर्स्ट की गल कर रहा मैं, फर्स्ट की गल जी मैं कर रहा वो है कि मान लो अज है 6 दिसंबर 2022, 6 दिसंबर 2022, 6 दिसंबर 2022 नूं निशांत ने मान लो मर्डर करता, ठीक है, 6 दिसंबर 2022 में मर्डर करता। सरकार ने 10 दिसंबर 2022 नूं जाके कहा कि भाई मर्डर ते सिर्फ और सिर्फ मर्डर ते कैपिटल पनिशमेंट दी जाऊगी। कैपिटल पनिशमेंट इज कि टू हैंग बाय नेक टिल डेथ, फांसी सजा दी जाऊगी। ते क्या निशांत नूं फांसी सजा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है?
क्योंकि 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਨੂੰ कैपिटल पनिशमेंट, मर्डर वास्ते जी पनिशमेंट की है वो कैपिटल पनिशमेंट की है, मर्डर वास्ते जी पनिशमेंट की है वो की है फांसी सजा। तो निशान का जुर्म किया 6 दसंबर को, ये नहीं हो सकता। ये गल करता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ दी, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स बैक डेट जाकर, एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना कानून का। ये कानून भी केड़ा होगा, सिर्फ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ नू बैक डेट जाके अप्लाई नहीं कर सकते है। 10 दसंबर नू जे तुसी कानून बनाया कि मर्डर वास्ते फांसी सजा दी जाऊगी, अज तो बाद दी जाऊगी, अज तो पहला किसी ने मर्डर किया उन्होंने नहीं। मान लो 6 दसंबर नू मर्डर किया ते जिहड़ी 6 दसंबर ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਰਤਾ। 10 ਦਸੰਬਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, बैक डेट जाके अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तुसी मान लो एक जुर्म किया है, एक जुर्म वास्ते तुहानू कदे भी दो बारी सजा नहीं मिल सकती। सिमिलर ऑफेंस वास्ते दो बारी सजा मिल सकती है, सेम ऑफेंस वास्ते दो बारी सजा नहीं मिल सकती। मैं 6 दसंबर नू मर्डर किया, मैनू 6 दसंबर नू मान लो मैं 6 दसंबर नू फोन चोरी किया, है ना, मैनू महीना हो गया जी सजा कटदे नू, अंदर जेल च अंदर पा रखे। महीने बाद डिसाइड किया गया कि ये बंदे निशांत ने फोन चोरी किया है तो इन्हों 6 महीने वास्ते जेल च अंदर पा दिता जाए। तो मैनू क्या 5 महीने होर पाए जाएंगे या 6 महीने होर? जो 6 महीने होर पाएंगे तो 7 महीने सजा होगी, जो कानून च नहीं लिखा हुआ। 1 महीना मैं पहले कट चुकिया तो मैनू 5 महीने ही होर सिर्फ कटने। वो एक बारी फोन चोरी वास्ते तुहानू एक बारी सजा मिलूगी, वो एक बारी तो ज्यादा नहीं मिल सकती। हाँ, 6 महीने बाद दोबारा फोन चोरी कर लिया, वो सिमिलर ऑफेंस हो गया, वो वास्ते दोबारा 6 महीने सजा मिल सकती है। बट सिर्फ एक बारी जस्ट बिकॉज तुसी फोन चोरी किया है वो वास्ते तुहानू 2 बारी सजा नहीं मिल सकती। ता नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। सेम इज वही दिन दा जेड़ा फोन चोरी किया होया, सिमिलर उस कि बाद तुसी फिर फोन चोरी कर लिया, ताकि मोर देन वंस। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तुसी आपदे अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते, थानू नहीं फोर्स किया जा सकता कि तुसी आपदी गलती बनो कि भाई तू गलत किया, चल मन तो गलत किया। पुलिस तुहाडे उपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं पा सकती। तुसी नॉर्मली सुना भी होना मूवीज च कि कोर्ट च कहा जाता है, जोली LLB शायद मूवी है, उहदे च कहा सी उन्होंने कि जज साहब बोलते कि इंस्पेक्टर साहब आप भूल रहे हो कि जो पुलिस कस्टडी में दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य वैलिड नहीं होती है। तो पुलिस कस्टडी जो पुलिस कस्टडी 24 घंटे पहला पुलिस कस्टडी होंगे हो, उहदे कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट च मान्य नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस तुहाडे पर प्रेशर पा रही हो कि मन कन्फेस करो। कन्फेस करने वास्ते तुहाडे पर कोई प्रेशर नहीं पाया जा सकता। मतलब कि तुसी आपदे ऑफेंस दे अगेंस्ट, किसी भी ऑफेंस दे अगेंस्ट तुहानू कोई विटनेस बनने वास्ते प्रेशराइज नहीं करता। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट। तुसी आपदे अगेंस्ट किवें गवाह बन सकदे हो? नहीं, आपदे अगेंस्ट गवाह नहीं बन सकदे। तुसी केस सुनिया होना कसाब दा, कसाब दे सामने वीडियो चल रही है, तब वो कहता मैं तो नहीं हूँ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ हक है बोलने का कि मैं नहीं हूँ। ਉਹਦੇ पर कोई प्रेशर नहीं पा सकता कि ये तेरी तो शक्ल है, बांध इसको, वो पर प्रेशर नहीं पाया जा सकता। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 20। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट दे रिगार्डिंग, अरेस्ट नॉर्मली हुंदा है जदों तुसी क्राइम कर लेने हो, डिटेंशन उदों हुंदा है तुहाडे क्राइम करन तो पहला तुहानू डिटेन कर लिया जाए। मतलब जे सरकार नू लगता है, यही आर्टिकल च लिखा होया है, जे सरकार नू लगता है कि तुसी आने वाले टाइम च कोई ऐदा दा क्राइम कर सकते हो जो इंडिया दी सिक्योरिटी नू हार्म कर सकता है,
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣਗੇ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ डिटेन कर सकते हैं, जेल नहीं बट किसी घर च बंद कर सकते हैं। ठीक है, अरेस्ट प्रोटेक्शन एंड अगेंस्ट डिटेंशन तो हुण आपको समझ आ। पहला आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की कहता है कि जे मान लो तुहानू अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स तुहानू मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाऊगा ते मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाऊगा तो वही 24 घंटे के अंदर अंदर तुहाडे कोल एक राइट है, दैट इज राइट टू कंसल्ट। ਤੁਸੀਂ किसी लीगल प्रैक्टिशनर ਨੂੰ अपने एडवोकेट ਨੂੰ बुला सकते हो, अपने किसी रिश्तेदार ਨੂੰ फोन कर सकते हो। ठीक है, किसी लीगल प्रैक्टिशनर ਨੂੰ बुला सकते हो, 24 घंटे के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ पेश करना पऊगा मैजिस्ट्रेट ਦੇ। सर ਵਿੱਚ सैटरडे संडे आ गया ਤਾਂ फिर नहीं। इसी करके नॉर्मली पुलिस ਜਦੋਂ भी किसी ਨੂੰ किसी सैलीब्रिटी ਨੂੰ अरेस्ट करती है तो हमेशा फ्राइडे शाम ਨੂੰ करती है 6 बजे 7 बजे 8 बजे ताकि 2 दिन पूछताछ कर सके। वो 24 घंटे सैटरडे संडे नहीं आऊगा। ठीक है, वो 24 घंटे जो ट्रैवलिंग टाइम है वो नहीं आऊगा। मान लो इतों नीयरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो 5 घंटे है तो 5 घंटे 24 घंटे च नहीं गिने जाएंगे, वो 5 घंटे विल बी एक्सक्लूडेड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed without sorry ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਦਾ ਜਰਨੀ ਫਰਮ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ 24 ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ। 22 क्लॉज 1 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ one should be without being informed, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। बट कुछ इदा के भी केसिस होंगे जिदा मर्डर का है, रेप का है, वो केस तुसी अरेस्ट वारंट नहीं कदे कदे जारी किया जाता, डायरैक्टली भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो तुहानू कंसल्ट करने का भी राइट होंदा है। ठीक है, इनू छड्ड दो, ये डिटेल च जाने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 22 सिर्फ 2 गल्लां करता है, राइट टू बीइंग इनफॉर्म्ड, राइट टू कंसल्ट एंड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। so this is what आर्टिकल अपना 21 एंड 22 टॉक्स अबाउट। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेने। मैं सोचा सीगा कि आप पूरा फंडामेंटल राइट्स आज खत्म कर देंगे बट 1 घंटे तो ज़्यादा आप नहीं करते, क्लास में नहीं एक्सटेंड करते, सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बाकी सारा पार्ट फंडामेंटल राइट्स का नैक्सट क्लास आप कवर करांगे। ठीक है, आप देख लेने किहड़े अपने क्वेश्चन कर रखे राइट टू एजुकेशन आप नहीं किया, चलो कोई गल नहीं। अच्छा, ये अपने काम का क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19, दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम च अपने कोल किन्ने आर्टिकल किन्ने राइट्स ने। ठीक है, जिहड़ा आर्टिकल 19 की गल कर रहा है उहदे च अपने कोल किन्ने राइट्स ने, याद करो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, वो गल करता है स्पीच एंड एक्सप्रैशन दी, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रैशन दी। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी करता है असेंबल पीसेबली, टू असेंबल पीसफुली पीसेबली। जेड़ा सी गल करता है अपना असेंबल हो गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रैशन हो गया, असेंबल हो गया। ये गल करूँगा शायद एसोसीएशंस की, एसोसीएशन एंड यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जेड़ा डी है वो गल करूँगा टू रिजाइड एंड सेटल, आई थिंक है ना, यही है। ई जेड़ा है वो चलो देख ही लेना आप। 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पीसेबली, सी फॉर्म एसोसिएशन नहीं सीगा, ए सीगा। डी इज टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ई इज टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ, एंड जी इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो 1 2 3 4 5 6 राइट्स, क्योंकि ये 7 जेड़ा सीगा हटा दिता गया है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जेड़ा सीगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 तो हटा दिता गया।
ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ 6। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗਾਰਜੀਅਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, है ना। बेसिक ऑफ अपना डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी तारी से निकल के आया सीगा, केशवनंद भारती केस वाला, है ना। तो वो जिहड़ा कस्टोडियन है कौन हुंदा है? अपना सुप्रीम कोर्ट ही हुंदा है। फाइन, अगला देख लेने इन इंडियन क्वेश्चन एज पर द फंडामेंटल राइट्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज, जिहड़ा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, पहला तो दसो मैनू ये किहड़ा आर्टिकल है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जिहड़ी गल कीती गई है that is regarding abolition of untouchability। abolition of untouchability किहदे सीगा? याद करो 17, 14 टू लेके 18 किहड़े सीगे? right to equality, they were the right to equality। दे गल कीती गई है untouchability दी। इदां दे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बड़े सिंपल तुसीं देख रहे होंगे अगे तो आपां कुछ 2-3 क्वेश्चन इदां दे सीगे जो अगले वाले क्वेश्चन सीगे। फाइन, तो अज वास्ते है ना आपां फंडामेंटल राइट्स नूं नैक्सट क्लास कंटिन्यू करांगे, फिर समझांगे। तुसीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, आपदे लैवल ते भी कर सकते हो, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ बाद च भी तुहानूं मिल जाणगे। तां तुसीं इहदी प्रैक्टिस करो, तुसीं देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आके देखो, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय देन टेक केयर।